नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शमीम। कुछ लोग अपनी जाती जिंदगी के तजुर्बे इस अंदाज में कहते हैं कि सुनने वालों को वो एक निहायत ही दिलचस्प कहानी लगती है, लेकिन कुछ ज़हीन लोग उस दास्तां के हर लफ्ज में छिपे दर्द को बखूबी समझ लेते हैं और उस कहानी की एक एक हकीकत को पहचान लेते हैं। यूं ही नहीं कहते कि हमने अपनी दास्तां जब भी सुनाई दोस्तों, हमने अपनी दास्तां जब भी सुनाई दोस्तों, हर किसी को ये लगा जैसे उसी की बात हो। आज हम एक ऐसे अजीम इंसान की बात करेंगे, एक ऐसे लाजवाब फनकार को सलाम करेंगे और इल्मे अदब के ऐसे अलमबरदार को खराज अकीदत पेश करेंगे जिसे जमाना साहिर लुधियानवी के नाम से जानता है। साहिर की जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। इस स्क्रिप्ट को लिखा बस ऊपर वाले ने और इसे फिल्माया गया साहिर के किरदार पर। साहिर का बचपन एक दिलखराश चीख, लड़कपन गालियां और बद्दुआएं, जवानी बगावत और जिद और बुढ़ापा अकेला था। और ये बात बिल्कुल अलग है कि वो कभी बूढ़े नहीं हुए। उन्होंने कभी खुद को बूढ़ा माना ही नहीं। उनकी उमंगें, उनकी शख्सियत और शायरी हमेशा जवान रही। उनकी इस नज्म में उनके मन के वलवले देखिए। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। साहिर का असल नाम अब्दुल हई था। साहिर 8 मार्च 1921 को लुधियाना में पैदा हुए। साहिर के वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद और दादा का नाम फतेह मोहम्मद था। फतेह मोहम्मद इलाके के जागीरदार थे और उनके पास बेपनाह दौलत थी। ये दौलत और गुरूर विरासत में फजल मोहम्मद यानी कि साहिर के वालिद साहब को मिला, लेकिन ये दोनों साहिर के हिस्से में बिल्कुल भी नहीं आए। असलियत तो ये है कि साहिर गुरूर और दौलत से जिंदगी भर कोसों दूर रहे। हालांकि फिल्मी दुनिया में उनकी ऊंची जगह बन जाने के बाद कुछ लोगों ने उन पर गुरूर का लेबल जरूर लगाया था। साहिर के नाना कश्मीरी थे और उनका नाम अब्दुल अजीज था। फजल मोहम्मद की शादी उनकी बेटी सरदार बेगम से हुई। सरदार बेगम अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी हुकूमत में जमींदार जुल्म करना अपना हक समझते थे। साहिर के पिता फजल मोहम्मद भी एक जमींदार थे। उनकी सोच उस जमाने के दूसरे जमींदारों से अलग नहीं थी। यही वजह थी उनकी कई बीवियां थीं। इनमें से एक थी साहिर की मां यानी कि सरदार बेगम। फजल मोहम्मद सरदार बेगम को सारे हक देने को तैयार थे, लेकिन समाज के बीच उन्हें अपनी बीवी कहने से थोड़ा झिझकते थे। शौहर के जुल्म और बीवी की जिद दोनों लगातार बढ़ते गए। दरारें दूरियों में तब्दील होती गईं। अपने शौहर की हरकतों से परेशान होकर सरदार बेगम अपने भाई के घर चली आईं। तब साहिर सिर्फ 6 महीने के थे। सरदार बेगम के अलग हो जाने के बाद चौधरी फजल मोहम्मद ने एक और शादी कर ली। अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए सरदार बेगम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। साहिर ने जब होश संभाला तो अपने माँ बाप को एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ते देखा। अदालत ने साहिर की गवाही की बुनियाद पर सरदार बेगम के हक में फैसला सुनाया। बाप बेटे का जानी दुश्मन हो गया। नतीजा ये हुआ कि माँ को 13 बरस के बेटे की हिफाजत के लिए जेवर बेचकर बॉडीगार्ड रखना पड़ा। साहिर का मिजाज और तबीयत समझने के लिए उनके बचपन को जानना बेहद जरूरी है। साहिर का बचपन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। उनके जाती तजुर्बों ने उनके जहन पर बुरी तरह असर डाला था। जब तजुर्बे वक्त से पहले हो जाते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी समझदार हो जाता है। साहिर का नाम अब्दुल हई क्यों रखा गया, इसके पीछे भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। चौधरी फजल मोहम्मद के पड़ोसी से उनका झगड़ा था। बात अदालत तक पहुंच चुकी थी। उस पड़ोसी का नाम अब्दुल हई था। उसी जमाने में साहिर पैदा हुए। साहिर के सबसे करीबी दोस्त हमीद अख्तर के अनुसार शाम को गली में कुर्सी बिछाकर नौकर और पड़ोसियों की मौजूदगी में चौधरी फजल मोहम्मद अपने पड़ोसी अब्दुल हई को ऊंची आवाज में गंदी गालियां देते थे। जब पड़ोसी एतराज करता तो वो बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते, भाई मैं तो अपने लाडले इकलौते बेटे से प्यार की बातें कर रहा हूँ। साहिर के जहन में बाप एक ऐसा लफ्ज था जो उनकी वालिदा के दामन पर दाग था। उनका बाप एक ऐसा शख्स था जो उनकी बर्बादी का जामिन था। अपने बचपन को याद करते हुए अपनी किताब तलखिया में साहिर ने लिखा है, मेरे माजी को अंधेरों में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। साहिर आगे लिखते हैं, अपने माजी के तसव्वुर से हरासा हूं मैं,
अपने माजी के तसव्वुर से हरासा हूं मैं, अपने गुजरे हुए आयाम से नफरत है मुझे। अपने बचपन के तजुर्बे, अपने जमींदार बाप के जुल्म की वजह से उन्हें जमींदार तबके से नफरत हो गई। एक ऐसी नफरत जो उनके सीने में धड़कती थी, रगों में दौड़ती थी। इस नफरत से उन्हें अपनी मौत के साथ ही निजात मिली। चौधरी फजल मोहम्मद की अंग्रेजों के साथ ताल्लुक पर तंज करते हुए साहिर अपनी नज्म जागीर में लिखते हैं, ये लहकते हुए पौधे, ये दमकते हुए खेत, पहले अजदाद की जागीर थे, अब मेरे हैं। मैं उन अजदाद का बेटा हूँ जिन्होंने पैहम अजनबी कौम के साये की हिमायत की है। घर की साते नापाक से लेकर अब तक हर करे वक्त में सरकार की खिदमत की है। रोजनामा इमरोज के एडिटर हामिद अख्तर साहिर के बारे में कहते हैं, बचपन के हालात, वालिद का रवैया, घर की मजबूरी और जान का खतरा, इन सभी वजहों से साहिर पैरानॉइड हो गए थे। बचपन में वो बॉडीगार्ड के साथ स्कूल जाते थे। यही डर उनके दिल में ऐसा बस गया कि वो मुंबई में अक्सर एक की बजाय 2 कारों का इस्तेमाल करते थे। बेटे की कस्टडी के लिए माँ और बाप के बीच फिर लड़ाई शुरू हुई। बात फिर अदालत तक पहुंची। उस वक्त साहिर 5वीं क्लास में थे। अदालत ने चौधरी से पूछा, आप अब्दुल हई के वालिद हैं, क्या आप उसके तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? साहिर के बाप ने जवाब दिया, मुझ जैसे जमींदार के बेटे को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत, और पढ़े वो जिसको नौकरी करनी हो। अदालत ने फैसला सुनाया, बाप अपने बेटे को तालीम से महरूम रखना चाहता है, इसलिए बेहतर यही है कि बच्चा अपनी माँ के साथ रहे ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा शहरी बन सके। मुकदमे का फैसला हो गया और उसके बाद मियाँ बीवी में तलाक। मालवा खालसा हाई स्कूल लुधियाना से मैट्रिक पास करने के बाद साहिर ने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिला लिया। कहते हैं कि जब साहिर 2nd ईयर में पहुंचे तो उन्हें अपनी क्लासमेट ईश्वर कौर से मोहब्बत हो गई। फिर किसी रकीब ने हके रकाबत अदा किया और प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने दोनों को कॉलेज से निकाल दिया। ये किस्सा कहां तक सही है हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि अपनी एक सहपाठी के साथ प्रिंसिपल के दफ्तर के आगे वाले लॉन में बैठे पाए जाने पर साहिर को गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से निकाल दिया गया था। भारत की आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में पढ़ते हुए ही साहिर की नज़मों की चर्चा होने लगी थी। उनकी शुरुआती रचनाओं में भी जागीरदारी, निजाम और देश के मौजूदा हालात की मुखालफत का अक्स देखा जा सकता है। कॉलेज से निकाले जाने पर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की खातिर साहिर ने लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला लिया। चूंकि साहिर एक अच्छे स्पीकर थे, लाहौर स्टूडेंट फेडरेशन में उन्हें प्रेसिडेंट चुन लिया गया। वो कॉलेज की इंतजामिया की निगाह में खटकने लगे। उन लोगों ने फाइनल इम्तिहान में बैठने से पहले ही साहिर को कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साहिर ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी रंजिश निभाने वाले उनसे आंख मिचौली खेलते रहे। इन सब हालात की वजह से उन्हें एजुकेशन सिस्टम से चिढ़ हो गई। उन्होंने बीए फाइनल का इम्तिहान नहीं दिया और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसी दौरान उनका मजमूए कलाम तलखिया शाया हुआ। उनकी एक नज्म मोहब्बत करने वालों के लिए तराना बन गई। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तस्हीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी तरह ही मुफलिस थे। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। उस वक्त शायरी की दुनिया में अल्लामा इकबाल शहर आफाक थे, जबकि फिराक, फैज और मजाज की तूती बोलती थी। अमृता प्रीतम अपनी उम्र के बड़े ही नाजुक मोड़ पर थी जब उनकी नजर प्रीत नगर में साहिर से टकराई। फिर उन्हें ऐसी प्रीत लगी कि साहिर प्रीतम हो गए। अपनी ऑटोबायोग्राफी रसीदी टिकट में अमृता लिखती हैं, प्रीत नगर में मैंने साहिर को पहली बार देखा और सुना। मैं नहीं जानती ये शायरी का जादू था या फिर खामोश नजरों का। मुझ पर एक तिलिस्म सा तारी हो गया। कह सकती हूँ कि उस रात तकदीर ने मन की मिट्टी में इश्क का बीज बो दिया था। मुझ पर एक तिलिस्म सा तारी हो गया। कह सकती हूँ कि उस रात तकदीर ने मन की मिट्टी में इश्क का बीज बो दिया था। लाहौर में साहिर जब कभी मुझसे मिलने आता तो जैसे मेरी ही खामोशी से निकला खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था। वो चुपचाप सिगरेट पीता रहता, आधी सिगरेट पीकर राखदानी में बुझा दिया करता था। कभी कभी मैं उसके हाथों को छूना चाहती थी, पर वो मेरे ही संस्कारों की दूरी थी।
जो तय ही नहीं होती थी। उसके जाने के बाद छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़े अलमारी में संभाल कर रख देती, फिर अकेले में एक एक टुकड़ा जलाती थी और जब उंगलियों के बीच पकड़ती थी तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही है। साहिर और अमृता अपनी अपनी जिंदगी का बोझ ढोते रहे। इस कश्मकश में साहिर ने नज्म ताजमहल लिखी और उसे फ्रेम करवाकर अमृता को तोहफा दिया। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। अमृता ने लाहौर छोड़ा और दिल्ली आ बसी।